हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की पीटी 365 को कवर कर रहे थे। आज हमारा लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी हम 5 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम आज हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम ऑलरेडी 8 जो हमारी कैटेगरीज थी उनकी जो भी न्यूज़ थी उसको हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इश्यूज जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। मिसलीनियस कुछ न्यूज़ रही उनको भी देखेंगे। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि न्यूज़ में रही जिससे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसको भी कवर करेंगे। इसी के साथ साथ हमारी पीटी 365 हो जाएगी कवर। तो फिर अगर हम बात करते हैं अपने पहले जो कैटेगरी है इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी की, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। फर्स्ट टॉपिक है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऐसे वेपन्स के बारे में जिससे कि क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी तबाही आ सकती है। मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बट हमें क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे पीटी 365 में ये पब्लिश हो चुका है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो है ये लाया गया है, इसको इनेक्ट किया गया। ये लंबा सा नाम जो हमें दिख रहा है ये एक एक्ट का नाम है, ठीक है। और वो एक्ट क्या करेगा, वो एक्ट जो करेगा ये कि जो भी हमारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके लिए जो भी फंडिंग होती है, जो पैसा लगता है जिससे वो वेपन्स बनते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनका यूज़ होता है, उस फंडिंग को बैन किया गया है इस एक्ट के अंडर। अच्छा, कुछ की प्रोविजंस देखें इस एक्ट के। हाँ जी बिल्कुल देखेंगे, एक्ट आया है तो कुछ प्रोविजंस भी होंगे। तो इसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005, ठीक है, इसको अमेंड किया है। इतना लंबा सा नाम इस एक एक्ट का है। 2005 में ये एक्ट पास हुआ था। अभी जो 2005 का एक्ट था ये प्रोहिबिट करता कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इलीगल है, जो हमारे लॉ के विरुद्ध जाती है, जैसे कि हम कोई भी ऐसा वेपन बना रहे हैं जो मास डिस्ट्रक्शन का है, ठीक है, उसको बना रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर उसको हम डिलीवर कर रहे हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इसको इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया था। साथ ही साथ में अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, अब अमेंडमेंट में क्या आ गया, जो बैंड एक्टिविटीज़ थी वो भी इसी में इंक्लूडेड है। जैसे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, उसमें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो भी आप जो है इलीगल काम ही कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बैन है, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन्स को बार करता है, रोकता है कि आप प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उनकी डिलीवरी, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके यूज़, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरीके से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने के लिए आप पैसा लगा रहे हैं तो वो आपको रोका जा रहा है, उस पर अब बैन लग चुका है, आप ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल चुकी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ऐसे लोग जो कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको बार किया गया है उसमें अगर इंगेज्ड होते हैं तो उनके जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उनको फ्रीज किया जा सकता है, उनको सीज किया जा सकता है, साथ ही साथ में अटैच भी किया जा सकता है। अब इसी के साथ में हमें एक बॉक्स दे रखा है जिसमें बताया गया है कि जो 2005 का एक्ट था आखिर ये क्या था, ठीक है। इस एक्ट को जान लेते हैं क्योंकि इसी में अमेंडमेंट हुआ है। तो पहले तो लंबा सा नाम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि इंटीग्रेटेड और ओवर आर्किंग एक लॉ प्रोवाइड करना चाहता था जिससे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनको रोका जा सके। अब चाहे वो एक्टिविटीज़ न्यूक्लियर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, या फिर केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, या फिर वो बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। अब इसमें पेनाल्टीज़ भी लगाई गई थी। अगर जो है आप इस एक्ट को वॉयलेट करते हैं तो आप पर पेनाल्टीज़ भी लग सकती हैं, ठीक है। 5 साल से ज़्यादा की ही जो है जेल यहाँ पर प्रोविजन था, 5 साल से कम की जेल नहीं होगी, ठीक है। ये एक्ट जो है ये पास किया गया था और जो यूएन सिक्योरिटी रिजोल्यूशन जो था 1540 2004 में जो आया था उसको मानते हुए ये एक्ट लेकर आए थे। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन था 1540 वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस डालता था जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं कि वो किसी भी तरीके से जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको बढ़ावा नहीं देंगे, उसको रोकने के लिए ही काम करेंगे। अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है इंडिया के लिए कैसे कैसे है, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की 3 तरीके के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो ऐसे
ऐसे आपके जो आपके वेपन्स हैं जो कि जिनके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। ऐसे वेपन्स जिसमें न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस यूज़ करके उसको एक्सप्लोड किया जाता है, ठीक है, उसको बनाया इस तरीके से है कि उसमें न्यूक्लियर फिजन जो है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, हमने वो दोनों ही जो आपकी प्रोसेसेस हैं उसको अच्छे से समझा है, राइट। साइंस एंड टेक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने दोनों ही चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझा था, फ्यूजन एज वेल एज फिजन, उनकी डिफरेंस को भी समझा था। यहाँ पर बात की गई है फिजन की, तो न्यूक्लियर फिजन का यूज़ करके जो वेपन्स बने हैं और उनको एक्सप्लोड करने में, हम उनको एक्सप्लोड करके मास डिस्ट्रक्शन अगर कर सकते हैं तो ऐसे वेपन्स होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं केमिकल वेपन्स की, तो ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, मतलब ऐसे आपने कोई ऐसा केमिकल रिलीज कर दिया एनवायरमेंट में जिससे कि लोग जो है बहुत मास डेथ होने लगी, लोग जो है वो मरने लगे हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल वेपन्स, ठीक है। बायोलॉजिकल में क्या है, आपने कोई भी माइक्रोब छोड़ दिया है, कोई भी वायरस छोड़ दिया है, कोई बैक्टीरिया छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस तरीके से वो फैला कि लोग जो है बहुत ही हाई लेवल पर मरने लगे। जैसे हमारे कोरोना वायरस की बात करें, बायोलॉजिकल वेपन तो उसको नहीं बोलेंगे, वो तो एक पैंडेमिक रहा, बट अगर ऐसा ही वायरस अगर कोई जानबूझ के फैला रहा है तो हम बोले हाँ ये बायोलॉजिकल वेपन है, क्योंकि वो जानबूझकर फैला रहा है, लोगों की डेथ के रीजन बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशन भी हमने समझ ली है। अब समझते हैं कि आखिर ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये है क्या, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तो कोई भी सिंगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन है ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी इसकी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसको कोई भी सिंगल डेफिनेशन इसकी नहीं है, अलग अलग तरीके से हर कोई इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है। अगर हम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की बात करें तो एक ऐसा वेपन जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, वो न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर कोई भी ऐसे डिवाइस हो सकता है जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनकी डेथ हो जाए, उनको हार्म पहुंचे, तो उसको वेपन से मास डिस्ट्रक्शन बोला है। किसने बोला है? ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी ने, ठीक है। ग्लोबल एफर्ट्स क्या हुए हैं इस जो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसको रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पर कुछ एफर्ट्स हुए हैं? जी हुए हैं। पहले बात करें तो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन 1972 में हुई। इसका पर्पस था कि हम डेवलप नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, स्टोर भी नहीं करेंगे और यूज़ भी नहीं करेंगे बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स को। जो 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल था उसको ही ये सप्लीमेंट कर रहा है। हमने इसको साइन भी किया और रेटिफाई भी किया है। फिर केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन 1992, ये जो केमिकल वेपन्स है उसको रोकथाम की बात करता है, हमने इसको भी साइन और रेटिफाई किया है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको हम एनपीटी भी बोलते हैं 1970 में, इसका एम था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को, उसके यूज़ को रोकना चाहती थी, वेपन्स की टेक्नोलॉजी को भी और ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती थी, उसको रोकने में काम कर रही थी ये, जिससे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ हो सके, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी अचीव करना चाहती थी। बट हमने इसको साइन नहीं किया है, ना ही रेटिफाई किया है, ये चीज़ आपको याद करनी है। अच्छा, ट्रीटी ऑन दी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017 में जो हुई, इसका एम था कि न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेशन जो है वो रोका जाए, ठीक है। इसमें डेवलप नहीं किया जाएगा, टेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रोड्यूस, एक्वायर, स्टॉक पाइल, स्टोर, यूज़ कुछ भी नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। हमने जो है इसको भी ना साइन किया है, ना ही हम इसको फॉलो करते हैं, ना ही रेटिफाई किया है। अच्छा जी, अगर हम बात करें अब दूसरी हमारी जो ट्रीटी है वो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट इवेंट ट्रीटी 1996। ये भी जो है अर्थ पर कोई भी किसी भी तरीके का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेस्ट नहीं कर सकते, उसको ये बैन करती है, ठीक है। हमने इसको भी साइन नहीं किया है। अच्छा, हे कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जिसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट 2002 बोलते थे, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के एक्सेस को रेगुलेट करता है। ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि आपके मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को कैरी कर सकती हैं उसको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और हमने इसको साइन और रेटिफाई दोनों ही किए हैं। अच्छा, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स की बात करें तो इसके अंडर जो है 4 ग्रुप्स हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है, और बासिनार अरेंजमेंट। इसमें से हम 3 के तो ऑलरेडी ग्रुप बन चुके हैं, बस ये एस है, इसके ग्रुप अभी हम नहीं, इसका पार्ट नहीं बन पाए हैं, कोशिश जारी है। अच्छा, रिलेटेड न्यूज़ की भी अब हम बात कर लेते हैं। तो दुनिया भर का जो स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन्स का वो बढ़ रहा है। ऐसी एक रिपोर्ट आई है न्यूक्लियर वेपन्स वैन मॉनिटर की। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स वैन मॉनिटर क्या है, तो ये एक रिसर्च प्रोग्राम है, 2018 में ये इस्टेब्लिश
एस्टैब्लिश हुआ है, जो कि प्रोड्यूस करता है और फिर पब्लिश भी करता है। नॉर्वेजियन पीपल्स एड जो है इसके साथ में इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। जो आईकैन है उसका ही जो नॉर्वेजियन पार्टनर पीपल्स एड है ये एक पार्टनर है। आईकैन एक कोलिजन है बहुत सारे एनजीओस की जो कि यूएन न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये बताते हैं कि जो 197 स्टेट्स हैं वो कैसे न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रैक्टिस कैसी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। बहुत न्यूक्लियर हमने कर लिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देख लिया। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आखिर क्या है। जब शॉर्ट टर्म में हमने इसको पढ़ा था, अब लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे। अब हुआ ये है 5 साल का इसका रिव्यू हो रहा है, इसके लिए एक मीटिंग हुई है, ठीक है। 50 साल हो चुके हैं 2020 में, इसके आने के 50 साल पूरे हो चुके हैं, 2020 में हुए थे, ठीक है। अब 5 साल रिव्यू जो है वो होगा, 2020 में होना था बट फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से लेट हो गया और अब जो है इसका रिव्यू चल रहा है। अब ये एनपीटी आखिर है क्या, इसकी जन्म कुंडली को भी पढ़ दो। चलो जन्म कुंडली देख ही लेते हैं आखिर ये एनपीटी क्या है। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, इसको हमें बढ़ावा जो है वो रोकना है, इसके स्प्रेड को रोकना है, साथ ही साथ में डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना है। ये 1968 में आई थी। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वेपन टेक्नोलॉजी है, इसको फैलने से रोकना चाहती है। पीसफुल जो यूज़ हम करें न्यूक्लियर एनर्जी का, ऐसा ये चाहती है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना ये चाहती है। दुनिया भर की सारी कंट्रीज़ ही इसका मेंबर है, सिर्फ साउथ सूडान, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया इसके पार्टनर नहीं है, इसके मेंबर नहीं है। अदरवाइज सारी की सारी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो ये याद रखना भैया, हमने साइन इसको नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन सी हैं? ऐसे स्टेट्स जिन्होंने कि बिल्ड किया है, टेस्ट किया है कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है, 1 जनवरी 1967 से पहले। तो इसमें आती हैं यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। अब जो एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस है ये हर 5 साल में होती है, जिससे कि जो ट्रीटी है ये किस तरीके से काम कर रही है इसको देखा जा सके। जेंडर कमेटी, ठीक है, ये जब ये एनपीटी आया था उसके बाद में जेंडर कमेटी बनी जो कि ट्रिगर लिस्ट को मेंटेन करती है, ठीक है। ओके, अब इंडिया का क्या स्टैंड है एनपीटी पे, तो ये देखें तो इंडिया ने ना ही इसको साइन किया है ना ही इसको ज्वाइन किया है। इंडिया सपोर्ट करती है कि नेगोशिएशन होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन होनी चाहिए डिसआर्मामेंट पर, इसको सपोर्ट करती है। बट एनपीटी को हमने अभी साइन नहीं किया है। इंडिया जो है वो फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी को भी सपोर्ट करती है, बट अभी भी इतना सब करने के बाद में भी एनपीटी को ज्वाइन नहीं किया है। ऐसी ट्रीटीज या इनिशिएटिव्स जो कि कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बने एशिया और पैसिफिक में, तो कुछ ट्रीटीज़ हैं जिनको याद रखना है। अभी आपको इसको रटना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो ट्रीटी है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये डिसआर्मामेंट से, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाने से रिलेटेड है। नाम है ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा, ठीक है, बैंकॉक ट्रीटी है। फिर है सेंट्रल एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, इसमें तो नाम में ही आ रहा है तो आपको इतना ज़्यादा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंगोलिया ने अपने आप को फर्स्ट सिंगल स्टेट न्यूक्लियर फ्री जोन जो है वो डिक्लेयर करा था 1992 में। ओके, अब हम जाते हैं पुलिस के पास में। मतलब क्या भाई हम चोर थोड़े हैं? नहीं, हम चोर और नहीं है, लेकिन हम पुलिस के पास क्या जाएंगे भाई? पुलिस की स्टडी करने जाएंगे। ऐसी वैसी पुलिस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल पुलिस के बारे में भाई, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 90th इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग अभी न्यू दिल्ली में हुई थी, हमारे इंडिया में हुई थी। इंटरपोल ने जो है लॉन्च की है पहली बार पुलिस मेटावर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन, ठीक है। पुलिस मेटावर्स को पहली बार इसने लॉन्च किया है इंटरपोल ने, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए डिज़ाइन किया गया है। दुनिया भर में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो इसका यूज़ करेंगी, इस पुलिस मेटावर्स का यूज़ करेंगी। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल पुलिस हमारी है जिसको हम इंटरपोल बोल रहे हैं, इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ये क्या है? इसकी भी जन्म कुंडली पढ़ दो। देखो हम बिल्कुल पंडित बन चुके हैं, इतनी सारी जन्म कुंडलियाँ पढ़े जा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ों की, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, कितने सारे कंट्रीज़ की जन्म कुंडली हमने खोल के पढ़ ली है अब तक, जितनी PTC 60 हमने कवर की है तब से, राइट। चलो भैया इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो इंटरपोल जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितनी मेंबर स्टेट्स हैं, इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी जितनी भी पुलिस है उस पुलिस को ये हेल्प करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि एक साथ काम किया जाए और दुनिया भर को, हमारे जो संसार है इसको सेफ प्लेस बनाया जाए, रहने लायक बनाया जाए। हेडक्वार्टर इसका लायन में है, ठीक है, लियोन में है। और जो ये लियोन जो है ये कहाँ पर है?
तो ये है फ्रांस में इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो इंटरपोल है 1923 में, ठीक है। इसके 195 कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें मेंबर्स हैं, हम भी इसके मेंबर हैं, ओके। अच्छा, इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल असेंबली होती है, ठीक है। इसमें हर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहते हैं, साल में एक बार ये मिलती है, एक कंट्री का एक वोट यहाँ पर होता है। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो कि एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ये कमेटी एग्जीक्यूट करती है। जनरल सेक्रेटेरिएट्स होते हैं जो कि दिन पर दिन जो भी काम होते हैं वो यही देखते हैं। एक इंटरपोल NCB होता है हर कंट्री में, जो कि सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड करता है कि वो जो कंट्री है वो कैसे इंटरपोल से साथ में कनेक्ट करेगी, उससे बातचीत करेगी। इंडिया की NCB कौन है, तो CBI जो है इंडिया की NCB है, ठीक है। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो अभी क्या हुआ है, कुछ अदर फंक्शन जो ये करती है, तो 3 क्राइम प्रोग्राम इसका चलता है कि टेररिज्म, साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो इमर्जिंग क्राइम्स है इसको ही कैसे काउंटर करेगी, ठीक है। ग्लोबल पॉलिसिंग गोल्स इसने लॉन्च किए हैं 2018 में, जो फोकस करते हैं ग्लोबल एफर्ट्स होने चाहिए इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट कम्युनिटी के, कि वर्ल्ड को और ज़्यादा हम सेफ बना सकें। IDR जो है एक मोबाइल ऐप है जो इंटरपोल ने लॉन्च किया है, जिससे कि जो स्टोलन कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं इसको पहचान सके। इंटरपोल नोटिस भी आते हैं, तो हमारे अगर हम देखें कुछ नोटिस जो इंटरपोल के हैं तो इनको हम देख लेते हैं। रेड नोटिस है, अगर कोई पर्सन जो है वांटेड है तो उसके लिए रेड नोटिस इंटरपोल जारी करता है। येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए होता है। ब्लू नोटिस एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी तो इंटरपोल ब्लू नोटिस को लेकर आता है। ब्लैक नोटिस मतलब ऐसी बॉडीज, डेड बॉडीज है जो अभी तक पहचानी नहीं गई हैं, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड हैं, तो उनको ब्लैक नोटिस जो है वो लॉन्च किया जाता है। ग्रीन नोटिस जो है वार्निंग देने के लिए या फिर कोई भी इंटेलिजेंसी को शेयर करने के लिए लाया जाता है। ऑरेंज नोटिस की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर एकदम से थ्रेट आने वाला है तो ऑरेंज नोटिस जारी करके ये बताते हैं। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी बताता है किस तरीके से काम करना है हमको। इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है, वो कोई ग्रुप या इंडिविजुअल के लिए होता है। अगर UNSC सैंक्शंस लगाती है तो ये जो है स्पेशल टाइप का नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। अब हम देखेंगे FATF के बारे में, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये रहता है। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी तक जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ था इसमें, अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी आउट कर दिया गया है, ग्रे लिस्ट से बाहर करा गया है। अब इसकी भी जन्म कुंडली देखने की बारी है, तो देखते हैं ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आखिर क्या है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि G7 ने इसको इस्टेब्लिश किया है। G7 क्या है, हमने कल ही G7 के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मनी लॉन्ड्रिंग से या टेररिस्ट फाइनेंसिंग से या फिर जो आपके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसमें फाइनेंसिंग, इन सब चीज़ों से रोकना है हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को। 37 इसके मेंबर्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC और यूरोपियन कमीशन। इंडिया भी इसका मेंबर है, 37 मेंबर्स में इंडिया भी आता है। अच्छा जी, क्या फंक्शन है इसके, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है किस तरीके से हम इलीगल जो फाइनेंसिंग होती है उसको रोक सकेंगे, ठीक है। ब्लैक और ग्रे लिस्ट को मेंटेन करता है, ठीक है। अब जो आपकी बात की जाए कि ग्रे लिस्ट से हम कैसे, अगर कोई भी कंट्री का नाम आ जाता है ग्रे लिस्ट में तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, तो ये कुछ एक्शन प्लान्स देते हैं। वो एक्शन अगर जो कंट्री है जिसका नाम ग्रे लिस्ट में है तो अगर वो उन एक्शंस को कर लेती है, अचीव कर पाती है गोल को, तब इसका नाम ग्रे लिस्ट से हट जाता है, ठीक है। अब ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट आखिर क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ग्रे लिस्ट जो है इसमें क्या कहा जाता है कि अब ग्रे लिस्ट में हमें मॉनिटरिंग ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस भी कंट्री का नाम ग्रे लिस्ट में तो वहाँ पर मॉनिटरिंग ज़्यादा की जाएगी। ब्लैक लिस्ट में क्या है कि अब तो भैया कुछ हो नहीं सकता, सीधे एक्शन लेने की बारी आ गई है। अब कंट्रीज़ क्यों आती हैं ग्रे और ब्लैक लिस्ट में, तो ऐसे कंट्रीज़ जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है या फिर जो आपकी जो वेपन और मास डिस्ट्रक्शन है उसके लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं और उसमें कोई भी कमी देखने को मिल रही है कि वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं, उनको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ये जो चीज़ें उस कंट्री में हो रही हैं उसको रोकने की ज़रूरत है, तो ये ग्रे लिस्ट में कंट्री आती है। और अगर वो कंट्री जो है ये कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, वो कोई काम कर ही नहीं रहा है, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है फाइनेंसिंग करनी करो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग करनी करो, हमें कोई मतलब नहीं, अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, तब नाम आता है ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। अब ये लिस्ट में अगर आ गए
है तो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब जो कंट्रीज है वो अपने आप को एक्शन प्लान्स को डेवलप करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, जो भी उनकी कमी है, जिस तरीके से ये जो चीज़ें बढ़ावा मिल रही हैं उसको रोकने के काम करेंगी। ग्रे लिस्ट में तो ये आता है। अगर वो ये चीज़ें नहीं फॉलो कर पाती तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। ब्लैक लिस्ट में आ जाती है ना अगर कंट्री, तो उसके ऊपर तो काउंटर मेजर्स लग जाते हैं, उसके ऊपर कुछ सेक्शंस लग जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। अब हम बात करते हैं मिशन डेफ स्पेस की। अब ये क्या है, तो मिशन डेफ स्पेस को लॉन्च किया गया जब हमारी एनुअल डिफेंस एक्सपो चल रही थी गांधीनगर गुजरात में, तब ये मिशन जो उन्होंने लॉन्च किया है, मिशन डेफ स्पेस। ये जो मिशन है ये डेवलप किया, ये डेवलप करेगा, क्या करेगा, ये मिशन हम इसलिए लेकर आए हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे कि स्पेस में हम किस तरीके से अपनी इनोवेशन को दिखा सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेंगे आर्म फोर्स के लिए, जो कि यूज़ होंगे स्पेस डोमेन में। ठीक है, साथ ही साथ फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है 101 आइटम्स की, वो भी आ गई है, अनाउंस की गई है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस एंड मिशन डेफ स्पेस क्या है, तो अभी देखा कि हमने कि बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, उनके नंबर बहुत सारी ट्रीटीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्पेस को पीसफुल यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बट अभी हमने देखा है कि अब जो है वॉर सिर्फ लैंड या वाटर या फिर सी पर नहीं बचा है, अब वॉर जो है वो स्पेस तक पहुंच चुका है, राइट। तो अब हमें स्पेस में अगर हमसे कोई वॉर करने आ जाए तो हम उसको कैसे रोकेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इस एंगल से भी खुद की आर्मी, खुद की नेवी, खुद की एयरफोर्स, खुद की जो पूरी मिलिट्री है, खुद की पूरी जो डिफेंस है उसको बूस्टअप कर दें। ठीक है, यूएस की स्पेस फोर्स है, चाइना की भी PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है, ये एक डेडिकेटेड मिलिट्री को परस्यू कर रहे हैं स्पेस के लिए। ठीक है, स्पेस के लिए मिलिट्री बना रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे भाई। ठीक है, मिशन डेफ स्पेस के अंडर 75 ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ठीक है, इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इंडिया ने लॉन्च किया है साउथ एशिया सैटेलाइट, जो कि रीजनल कम्युनिकेशन को और बूस्ट करेगा और डिजास्टर लिंक जो है इसको इम्प्रूव करेगा 6 नेबर्स के साथ में। 2019 में हमने मिशन शक्ति को कंडक्ट किया। ये एक एंटी सैटेलाइट मिशन थी जो कि स्पेस में जाकर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ठीक है, 2019 में ही हमने डिफेंस स्पेस एजेंसी को भी ऑपरेशनलाइज किया, जिससे कि स्पेस वॉरफेयर में भी हम जो है काम कर सकें। अब स्पेस के लिए हमने अभी बात की कि स्पेस के लिए कई सारी ट्रीटीज़ बनी हुई हैं, तो उन ट्रीटीज़ के बारे में भी हम जानते हैं कि आखिर स्पेस के लिए क्या क्या ट्रीटीज़ हैं। तो 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आई, जिसको पहले ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भी बोला जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने के लिए बैन करती थी। अच्छा जी, साथ ही साथ में आउटर स्पेस और अंडर वाटर में भी हम टेस्ट नहीं कर सकते थे। 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी आई, जिसको हम ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्पेस को किस तरीके से हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं आउटर स्पेस में, उसकी बात यहाँ पर की गई। 1968 में एक रेस्क्यू एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट ऑन द रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स को कैसे हम बचाएंगे, कैसे उनको वापस लेकर आएंगे, कैसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आउटर स्पेस में हमने लॉन्च किए उनको वापस लेकर आएंगे, वो इसमें बात की गई। 1971 में एक एग्रीमेंट हुआ जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटेलसेट, इससे रिलेटेड था। 1972 में एक लायबिलिटी कन्वेंशन हुआ, इसमें बताया गया कि अगर आप स्पेस के ऑब्जेक्ट्स की वजह से कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए किसकी लायबिलिटी होगी, ये फिक्स करता है। 1975 में इसने रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन को लॉन्च किया गया, जिसको हम बोलते हैं कि कन्वेंशन ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आउटर स्पेस में जो भी हम ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं आउटर स्पेस में, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो इस ट्रीटी के अंडर होता है। 1979 में मून एग्रीमेंट हुआ, जिसमें बताया गया कि जितनी भी आपकी मून है या फिर दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है उसको देखने के लिए ये ट्रीटी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हमारी बात करी जाएगी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के बारे में। भाई अब ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ प्रिंसिपल अप्रूवल दिए हैं कुछ इंडिजीनियस डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, कहाँ अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइट टैंक्स हो गए, एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर्स हो गए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो गए, सिमुलेटर्स हो गए, इन सबको क्या है अभी अप्रूवल मिला है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंडर। ठीक है, अब ये पॉलिसी आखिर क्या है, तो ये इंश्योर करती है कि हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स से, मिलिट्री कोई भी हमें चीज़ चाहिए, कोई वेपन चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए है जो हमारी आर्म फोर्सेस के लिए ज़रूरत है, तो उसको हम टाइमली एक्वायर कर सकें, ये चीज़ इंश्योर करती है ये हमारी पॉलिसी।
ठीक है। अब जो है ये 1 अक्टूबर 2020 को इफेक्ट में आई। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो 2016 का था उसको इसने सुपरसीड किया, उसके जगह पर ये आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने एक कमेटी बनाई थी अपूर्वा चंद्र के अंडर कि वो ये पॉलिसी बनाए, और उन्होंने ये पॉलिसी बनाई भी। इसमें जितने भी कैपिटल एक्विजिशन है वो सब कवर होते हैं, ठीक है। और इसको अंडरटेक किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ठीक है। और इंडिजिनियस सोर्सेज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, बस मेडिकल इक्विपमेंट इस पॉलिसी के अंडर नहीं आते हैं। ये आपको याद रखना है कि जितनी भी और चीज़ें वो तो आएंगे, लेकिन मेडिकल आपके इक्विपमेंट नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ऑफसेट की बात की गई। ऑफसेट क्या होता है? तो ऑफसेट पॉलिसी के अंडर जो फॉरेन डिफेंस एंटिटीज़ हैं उनको ये मैंडेट किया जाता है कि लगभग 30% जितने भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो इंडिया में ही खर्च की जाएगी। इंडिया में ही जो है कंपोनेंट को वो खरीद सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ को, कोई रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी कर सकते हैं। लेकिन जितना भी फॉरेन डिफेंस एंटिटीज़ है उनको जो पैसा मिला है, हमने जिनसे इम्पोर्ट किया था उन्हें पैसा दिया गया, और उसका 30% वो इंडिया में ही खर्च करेंगे। ये कंडीशन उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर है जिनकी वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा की है, ठीक है। इससे कि हमारा जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अच्छा जी, अभी ओवरऑल इन्हांसमेंट देखें कि इंडिजीनियस कंटेंट कितना बड़ा है। तो बाय हमने क्या जो खरीदा है उसमें अगर हम 2020 की बात करें तो मिनिमम 50% है वो हम इंडिया से ही खरीदते हैं, ठीक है। इंडिजीनियस डिज़ाइन की बात करें अगर हम तो 50% इंडिया का रहता है, अदरवाइज 60% भी है मिनिमम। बाय एंड मेक, ठीक है, खरीदो और फिर बनाओ इंडिया में, तो 50% जो है मिनिमम जितना भी बनाया जाएगा वो इंडिया में होगा। बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया में बात करें तो 50 से ज़्यादा है, और ग्लोबल की बात करें 30% इंडियन वेंडर से लिया जाता है। ये वैसे टेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आई या फिर आपको याद नहीं हो रही है तो टेंशन नहीं है, इसको रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अब कुछ की पॉइंट्स है पॉलिसी में, उसको देखते हैं कि ऑफसेट पॉलिसी है उसको रिवाइज किया गया है। कुछ ऐसे वेपन्स या फिर प्लेटफॉर्म्स जिसको इंपोर्ट नहीं कर सकते बैन लगाया गया है तो उसकी भी लिस्टिंग दे दी गई है। कुछ इंपोर्टेड स्पेयर्स है जिसको अब इंडिजनाइजेशन करने की बात की गई है, मतलब अब इंडिया में ही बनाए जाएंगे। नई कैटेगरी बनाई गई है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की भी रिक्वेस्ट किस तरीके से हम करेंगे जिससे कि जो आपका इक्विपमेंट है वो इंडिजिनियसली डिज़ाइन है या डेवलप हुआ है हम कंफर्म कर सकें, इसके लिए हम इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन वेंडर्स की कैटेगरी को रिजर्व कर दिया गया है, उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। और अगर मेजर की बात करें तो इसमें जो है सेल सपोर्ट, आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम कोई भी कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आफ्टर सेल सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ सॉफ्टवेयर है तो वो भी हम ले सकते हैं, लोकल मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, इंडिजीनियस कंटेंट का यूज़ करेंगे, ये सब बातें इसमें की गई हैं। लीजिंग की बात करें तो ये इसने जो है इंट्रोड्यूस किया गया कि एक नई कैटेगरी है कि अगर हम कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, अगर हमें मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है जिसको एक बार ही चाहिए तो हम उसको खरीद कर क्या करें, पैसा इतना खर्च क्यों करें, हम क्या करेंगे उसको लीज कर सकते हैं, उसको उधार में ले सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं, जब हमारा काम निकल जाए हम उसको वापस कर देंगे। ये भी चीज़ इसमें इसी पॉलिसी में इंट्रोड्यूस की गई है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल भी लेकर आया गया है जो कि इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर जो है प्रोडक्शन करेंगे, और क्या होगा कि हमारे इंडिया में ही प्रोड्यूस होगी जो भी चीज़ें हमें चाहिए है डिफेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसर्च और एनालिसिस जो है वो हम कर सकें एनर्जी सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है। हम जो USAID पार्टनर गवर्नमेंट्स हैं इनको इक्विप करेंगे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन से, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जिससे कि आ सके हमारे पास में, ठीक है। जो गोल है एशिया एनहांसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एनर्जी की वजह से, ठीक है, एशिया एज जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी हम कंट्रीब्यूशन देने की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 की, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 जो है ये उसने प्रपोज की है। एम इसका है कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है अगले 5 सालों में हम डबल कर देंगे। ये पॉलिसी जो है ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है कि किस तरीके से जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्शन है डिफेंस प्रोडक्शन करने में, उसके एक्सपोर्ट में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ये फेस करेंगे, उसको टैकल करेंगे। एम ये है कि हम एक 1,75,000 करोड़ का जो रुपीज़ का जो टर्नओवर है वो अचीव कर सकें। 35,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे एरोस्पेस में और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, 2025 तक ये इसका एम है। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं, इसको हम देखते हैं जो कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है।
जैसे स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स, ये क्या होते हैं, तो रशिया जो है उसको एक्यूज़ किया जा रहा है कि वो स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स को यूज़ कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स क्या होती है, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ जो कि एनिमी के यूज़ में आ सकती है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रॉय कर दें, ब्रिज तोड़ दें, एग्रीकल्चरल फील्ड को जला दें जिससे कि वो कुछ खा ना पाएँ, ठीक है, रोड तोड़ सकते हैं, रेलवे लिंक्स तोड़ दें जिससे कि एनिमी हमारे पास ना आ पाए, वो भूखों मर जाएं, इस तरीके की इसमें कोशिश रहती है। रशिया जो है वो मिसाइल्स को यूज़ कर रहा है जिससे कि रशिया ने मिसाइल्स यूज़ की जिससे कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए, पावर वाटर सप्लाई लिंक्स को भी तोड़फोड़ दिया गया था। स्ट्रेटजी जो है इससे क्या होगा कि एनिमी के रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया जाता है जिससे कि वो इतने कमज़ोर हो जाए, उनकी बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो अल्टीमेटली हार जाए, उनके मोरल टूट जाए, ठीक है। सिविलियंस जो हैं उनको भी हार्म पहुंचाया जाता है, लेकिन इसमें इस स्ट्रेटजी के अंडर जो है सिविलियंस को हार्म पहुंचाना जो है वो बैन करा गया था। जिनेवा कन्वेंशन में बोला गया कि आपको स्कॉच पॉलिसी अपनानी है अपनाओ, बट आप सिविलियंस को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएंगे। इंडिया में भी हमारे जो छत्रपति शिवाजी जो थे उनकी जो आर्मी थी वो स्कॉच अर्थ टैक्टिक्स को ही फॉलो करती थी। नेक्स्ट है मैकोलिन कन्वेंशन, ठीक है। अब भाई फिर से काम बढ़ गया आपका, कुछ कन्वेंशन है उनको आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको याद क्या करना है कि ये जो कन्वेंशन है किस चीज़ से रिलेटेड है, इतना तो याद कर ही लेंगे, एम इतना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा, मैकोलिन कन्वेंशन की बात करें तो 12th मीटिंग जो है इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स जिसके लिए जाना जाता है कि वो हार्मोनाइज ग्लोबल एफर्ट्स कर रही है, मैनिपुलेशन ना हो कंपटीशन में, डोपिंग वोपिंग ना हो, ठीक है, नेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाए गए हैं। इसीलिए मैकलिन कन्वेंशन ने ही ऐसा बोला था कि एक मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स भी बनाई जाए, इंटरपोल की बनी है, इसकी 12th मीटिंग हुई है। पहला मेजर इवेंट इसके अंडर हुआ है, तो इस जो आपकी इंटरपोल के द्वारा कोई भी अगर नया फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी करप्शन सेंटर बनाया गया है उसके अंडर ये पहला मेजर काम हुआ है। इंडिया से CYP ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन जो है ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन, इसको मैकोलिन कन्वेंशन जाना जाता है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि मैच फिक्सिंग को रोकती है। अब बात की जा रही है न्यूज़ में है डर्टी बॉम्ब। नहीं, अब डर्टी बॉम्ब का मतलब ये नहीं है कि ये बॉम्ब जो है ज़मीन पर गिर गया, उस पर रेत मिट्टी लग गई इसलिए गंदा हो गया है। नहीं, ये इसलिए गंदा नहीं हुआ। ये डर्टी बॉम्ब इसलिए है क्योंकि अभी हम देखते हैं डर्टी बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं होता है। जो हमारे न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन होती हैं, लैब्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें से जो न्यूक्लियर आपका मटीरियल निकलता है, वेस्ट मटीरियल निकलता है, उसी का यूज़ करके ये बॉम्ब बनाया जाता है, इसीलिए इसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रशिया जो है कह रहा है कि यूक्रेन प्लान कर रहा है कि रशिया पर एक डर्टी बॉम्ब यूज़ कर सकता है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया, ठीक है। अब वॉर क्राइम्स की बात करें तो रोम स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है उसके अकॉर्डिंग वॉर क्राइम्स क्या होती हैं कि सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज का वायलेशन किया जा रहा है, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रही है तो ह्यूमैनिटेरियन लॉज को अगर हम वायलेट कर रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, ठीक है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको वॉर क्राइम्स कहते हैं। इसमें जीनोसाइड आ जाता है या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में कोई क्राइम हो रहा है तो वो भी इसी में आता है, ठीक है। ये डेफिनेशन 1949 के जिनेवा कन्वेंशन में फाइनलाइज हुई थी। ये जो है इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने एक्शन के लिए लायबल रहेगा, चाहे वो आपका कोई स्टेट है, कोई मिलिट्री है, कोई भी अगर आपका ह्यूमैनिटेरियन क्राइम कर रहा है, ठीक है, पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स है उसको वायलेट कर रहा है, उसके लॉज को वायलेट कर रहा है तो उसमें उसको लायबल ठहराया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो हेग नीदरलैंड में है, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है भाई। इसको गवर्न कौन करता है तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको हम रोम स्टैट्यूट बोलते हैं वो इसको गवर्न करता है। ये दुनिया भर का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। पर्पस ये है कि ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है कि दुनिया भर से कोई भी थक हार के अगर सारी जगह से जब हम थक जाते हैं तब अंतिम जगह पर हम ICC में जाते हैं और यहाँ पर फैसला हमको मिलता है, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल क्राइम सीरियस तरीके के होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। 123 कंट्रीज़ हैं इसके पार्ट्स हैं, इसकी पार्ट हैं, इसके मेंबर हैं। हम इसके मेंबर नहीं हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, हम इसके मेंबर नहीं हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है, उसी की काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है न्यूज़ में है, ठीक है। इसकी एक स्पेशल मीटिंग दिल्ली में हुई है, ठीक है।
और इन्होंने एक दिल्ली डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया। अभी दिल्ली डिक्लेरेशन जो है इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें बाइंडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स लाए गए हैं कि कैसे हम डिजिटल टेररिज्म जो फैल रहा है इसको हम रोकेंगे, ठीक है। टेररिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको हम कैसे हम एक्सप्लॉइट जो हमारे टेररिस्ट हैं वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं उसको हम कैसे रोकेंगे, कैसे हम जो है टेररिस्ट जो टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं उसको रोकेंगे, और जो है हम ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रोवाइड करेंगे, सिविल सोसाइटी को इंगेज करेंगे, ठीक है, लोगों को इंगेज करेंगे कि कैसे टेररिस्ट को रोक सकते हैं, उसमें वो भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये जो कमिटी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये यूएनएससी का एक रिजोल्यूशन है 1373 2001 में आया, उससे ही ये इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। मैंडेट यही है कि जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल काउंटर टेररिज्म एबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाएंगे, ये टेररिज्म को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब इसमें जो जितने भी करंट 15 यूएनएससी मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं। अभी हमें पता है, कल ही हमने पढ़ा है कि इंडिया जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो उसका टर्म खत्म हो गया है, उसकी जगह पर दूसरी कंट्रीज आई हैं, तो अभी हम इसके मेंबर नहीं हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक रिजोल्यूशन 1535, उसके अंडर काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, अब है TBS-2M न्यूक्लियर फ्यूल, ये क्या है, तो रशिया ने फर्स्ट बैच जो है TBS-2M न्यूक्लियर फ्यूल का इसको सप्लाई किया है इंडिया के लिए। कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें हमें ये न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए था, तो हमें रशिया ने सप्लाई किया है। इस फ्यूल में क्या होता है कि यूरेनियम गैडोलीनियम ऑक्साइड को यूरेनियम इनरिचमेंट्स के साथ में मिक्स किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो आपके बर्नेबल ऑब्जर्वर्स रॉड्स होती हैं वो इसमें नहीं होती हैं। ये जो रॉड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें न्यूक्लियर एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है जो कि गाइड ट्यूब्स में इंसर्ट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में, ठीक है, लेकिन ये इसमें एब्सेंट है, ये इसमें नहीं यूज़ हुआ है। सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत ही ज़्यादा ये एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन रेजिस्टेंट है ये, ठीक है। साथ ही साथ में यूरेनियम कैपेसिटी भी इसमें बढ़ा दी गई है। अब इफिशिएंटली ऑपरेट करेगा 18 महीने तक। 18 महीने तक अब हमें ये फ्यूल डालने के बाद में ज़रूरत नहीं है कि फ्यूल डालना नहीं करना है ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन स्काईज ट्रीटी, तो रशिया जो है उसने ओपन स्काईज ट्रीटी से अपना नाम वापस ले लिया है। अब ओपन स्काईज ट्रीटीज का एक पार्टनर नहीं है, कोई भी मेंबर सिग्नेटरी नहीं है। ओपन स्काईज ट्रीटी की अगर हम बात करें तो ये एग्रीमेंट है जो परमिट करता है हर स्टेट पार्टी को कि वो शॉर्ट नोटिस पर अनआर्म्ड रिकॉन्नेसेंस फ्लाइट्स को कर सकता है दूसरी कंट्री की टेरिटरी पर, मिलिट्री फोर्सेस के डेटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर मिलिट्री फोर्सेस की क्या एक्टिविटी है इसके लिए कंडक्ट करने के लिए वो दूसरी जो टेरिटरीज हैं उस पर क्या कर सकता है कि फ्लाइट कर सकता है, ठीक है, शॉर्ट नोटिस पर, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है, आप कोई भी वेपन नहीं ले जा सकते हैं। ये 1992 में ये साइन हुई थी, 2002 में इफेक्ट में आई है। अभी करंटली बात करें तो 32 स्टेट्स हैं जो इसकी पार्टी हैं। इंडिया और चाइना भैया इसकी पार्टी नहीं है, तो इंडिया और चाइना जो है वो कहते हैं हमारे ऊपर नहीं आ सकते, हमारी जो मिलिट्री है उसकी आप एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, हम इस ट्रीटी के पार्टनर भैया नहीं हैं। ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन जो है इसमें जितने भी स्टेट्स पार्टी जो इसके मेंबर हैं वो उसके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी में होते हैं। ये ओपन स्काई एग्रीमेंट नहीं है, उससे ये जो है अलग होती है। डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, ठीक है। अभी G20 की बाली डिक्लेरेशन हुई थी, इसमें एक कमिटमेंट की गई है कि जो जितने भी G20 मेंबर्स हैं वो डिस्कस करते रहेंगे कि डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट कैसे होगा, इस पर डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। ये जो आपका जो ट्रस्ट है डेटा फ्री फ्लो ट्रस्ट, इसका एम है कि हम जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन का इलेक्ट्रिक मीन से इसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको एलिमिनेट करेंगे, फ्रीली जो डेटा है वो ट्रस्ट के साथ में फ्लो होगा। इसको शिंजो आबे जी ने जो है पहली बार प्रपोज किया था, लेकिन अभी तक इस वजह से बातचीत ही चल रही है। नेक्स्ट बात करें तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड ग्रुप्स, ठीक है, तो इंडियन आर्मी जो है वो अब कोशिश कर रही है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो है उसको टुगेदर ला सके, उसको लॉन्च करने की बात अभी की जा रही है। ये ब्रिगेड साइज के एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस हैं जो कि बहुत ही सेफली जो कहीं पर भी अगर हॉस्टिलिटी होती है, कहीं पर भी इमरजेंसी आती है तो बहुत ही जल्दी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 से 48 घंटे के अंदर किसी भी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें आर्टिलरी, आर्मर्ड, कॉम्बैट इंजीनियर, सिग्नल यूनिट सारे लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। ऐसे ये ग्रुप्स हैं, ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही रोल को निभा सकते हैं। मतलब अगर किसी के ऊपर अटैक करना है तो ये अटैक भी करेंगे और अटैक से खुद को बचाना है तो ये वो भी काम
करेंगे। ये टेलर मेड होंगे, ठीक है। थ्रेड टेरन और टास्क कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही इनको बनाया जाएगा। अगर मान लो माउंटेन पर जाना है तो ये उसके अकॉर्डिंग, माउंटेन के नीड के अकॉर्डिंग इनको हम सही से डिज़ाइन करेंगे। अगर हमें कहीं पे डेजर्ट पे जाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एक मेजर जनरल भी होंगे, वो इसको हेड करेंगे और 5,000 की ट्रूप इसमें होगी, ठीक है। ये जो है हेल्प करेगा कि हम जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है इसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली कर सकें, उसके लिए हेल्प करेगा। अब आप बोलेंगे कि मैम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है? तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर में कुछ ही दिनों में हम अपनी ट्रूप को डिप्लॉय कर देंगे। अगर हमें लगता है कि फुल ब्लोन वॉर अराइज होने की संभावना है तो ऐसा हम कर देंगे। नेशनल इंटेलिजेंसी ग्रिड की अगर हम बात करें, नेट ग्रिड की, तो अभी जो है बेंगलुरु में नेट ग्रिड का एक कैंपस जो है, एक और कैंपस बनाया गया है। नेट ग्रिड एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ये इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंसी ग्रिड है जिसमें बहुत सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसका डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड रहता है। 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद में ही इसको प्रपोज किया गया। ये जो है बहुत सारी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है अलग अलग हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, तो वो ये क्या करती है कि उनको ये डेटा प्रोवाइड करती है। अब आ जाते हैं हम अपने मिसलेनियस न्यूज़ की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022 को। अब आप ये मत सोचना कि मैम हम तो इंडिया में रहते हैं, अंटार्कटिक तो हमारा कॉन्टिनेंट तक नहीं है, कंट्री तो छोड़ दो, ठीक है। हम तो इंडिया में रहते हैं, एशिया हमारा है, तो अंटार्कटिक के लिए हम भैया क्यों बना रहे हैं लॉ, ठीक है। हमारे पास में क्या इतने फुर्सत थी कि हम अंटार्कटिक के बारे में सोचें? इंडिया के बारे में तो लॉ बन नहीं रहे हमसे, हम अंटार्कटिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंटार्कटिक जो है ये सबकी टेरिटरी है, ये किसी भी एक सरकार की टेरिटरी नहीं है। हर कोई जो है इसका पीसफुल यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इंडियन अंटार्कटिक एक्ट इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि हमें बचाने की ज़रूरत है, इसको डिस्ट्रॉय ना करें, हम इसको बचाएं, इसके लिए एक्ट आया है। इसका एम है कि हम नेशनल मेजर्स ले सकें कि हम अंटार्कटिक के इन्वायरमेंट को बचा सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। जो भी इकोसिस्टम है जो इस पर डिपेंडेंट है तो उसको भी हम बचाएंगे। अंटार्कटिक ट्रीटी जिसको हमने साइन किया था, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज जिसको हमने साइन किया था, और प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और अंटार्कटिक ट्रीटी जिसको भी हमने साइन किया, उन सबको ये इफेक्ट देगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंडियन एक्सपीडिशन जो अंटार्कटिका में चले जाते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो अंटार्कटिका को जो है डिस्ट्रॉय कर रही है, वो एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर बैन रहेंगी। कुछ ही एक्टिविटीज़ वहाँ पर करने की हमको इजाज़त रहेगी, वो भी परमिट लेकर ही हम कर सकते हैं। कोई भी इलीगल एक्टिविटी वहाँ नहीं कर सकते, माइनिंग वहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। इंडिया के जो ऑब्लिगेशन है अंटार्कटिक ट्रीटी को लेकर या फिर जो रिलेटेड कन्वेंशन है उनको लेकर, वो सारी ही ऑब्लिगेशन यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। इंडिया का जो इंटरेस्ट है, प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट है कि हम कैसे अंटार्कटिक में टूरिज्म जो है उसको मैनेज करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, फिशरी रिसोर्सेज का अंटार्कटिक के वाटर में, वो भी यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जो है इंडिया की पोलर गवर्नेंस में, ये भी बढ़ रही है। वेल स्टैब्लिश एक लीगल मैकेनिज्म हम बनाना चाहते हैं जिससे कि हम इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली काम उसमें कर सकें। एप्लीकेबल कहाँ है? तो कोई भी इंडियन फॉरेन सिटीजन है सब पर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सिटीजन के साथ साथ कोई भी आपका वेसल है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, हर चीज़ पर ये जो है लागू होगा। एक कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी जो कि अंटार्कटिक गवर्नेंस को देखेगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को देखेगी। इसको चेयर करेंगे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। अब ये कौन कौन से फंक्शन करेगी ये कमेटी? तो ये सस्पेंड कर सकती है, ग्रांट कर सकती है और परमिट्स को कैंसिल भी कर सकती है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जो कि अंटार्कटिका के लिए रहेगा, ठीक है। मॉनिटर करेगी, इंप्लीमेंट करेगी और कंप्लाइंस देगी कि जो इंटरनेशनल लॉज है अंटार्कटिका एनवायरमेंट से रिलेटेड वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फीस और चार्जेस क्या क्या लगेंगे अंटार्कटिका में एक्टिविटी करने के लिए, वो भी ये नेगोशिएट करेगी। वेस्ट को क्लासीफाई करेगी, ठीक है। वेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करेगी, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी एक प्लान बनाएगी। परमिट सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक कमेटी है, ठीक है, वो चाहे रिटेन या फिर रिटेन ऑथराइजेशन दे सकती है या फिर आपकी कमेटी एक परमिट दे सकती है जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए अलाउ करेगी। जैसे कि हम अंटार्कटिका में एंटर करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं तो हमें परमिट की ज़रूरत है। मिनरल रिसोर्स एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, परमिट चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अगर आप एक वायरस को भी वहाँ पर रिलीज़ करना चाहते हैं तो भी आपको परमिट चाहिए होगा। कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को वहाँ से लेकर आना चाहते हैं तब भी परमिट चाहिए होगा। अंटार्कटिक के स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया या फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में जाना चाहते हैं तब भी परमिट चाहिए। वेस्ट को डिस्पोज करना चाहते हैं तो भी परमिट
परमिट चाहिए होगा। एक अंटार्कटिक फंड भी बनाया गया है जिससे कि वहाँ पर रिसर्च वर्क और ज़्यादा प्रमोट हो सके, ठीक है। फिर स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज लिख रहे हैं, अगर आपने ये सारी बातें नहीं मानी, आप कहें जाओ हम नहीं मानते आपकी बात, तो क्या होगा, तब जो है 20 साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जाओ हम नहीं मानते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक बॉक्स दे रखा है तो उसको हम देखते हैं कि ये क्या बात करता है। तो ये जो इंडिया के दूसरे और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अंटार्कटिका में, तो जो प्रोटोकॉल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन द अंटार्कटिक ट्रीटी, जिसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ये इंडिया में 1998 में फोर्स में आया। इंडिया मेंबर है, किसकी मेंबर है, काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम का, ठीक है। साइंटिफिक कमेटी ऑफ अंटार्कटिका रिसर्च के भी हम मेंबर हैं, और कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज के भी हम मेंबर हैं। हमारे दो रिसर्च स्टेशन वहाँ पर है, एक है मैत्री और एक है भारती, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने तो अभी क्या किया है कि कहाँ से बजट आए, कहाँ से फंड आएगा, इसके लिए भी बजट में ही बताया है कि कितना रुपए जो है हम खर्च करने वाले हैं अंटार्कटिका के लिए, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोहिबिट कर दी गई हैं कि अब अंटार्कटिका में आप नहीं कर सकते। तो अभी कोई भी स्पेसिफाइड सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो है जो कि वहाँ पर आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉन स्टेराइल सॉइल को वहाँ नहीं ले जा सकते, डैमेज या डिस्ट्रॉय या फिर कोई भी हिस्टोरिकल साइट मोन्यूमेंट को वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कोई भी गार्बेज प्लास्टिक या फिर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है वहाँ पर आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अब साथ ही साथ में जो एक कोड भी बनाया गया है जो कि पनिशेबल ऑफेंसेस को ट्राई करेगा, ठीक है। एक स्पेशल परमिट भी दिया जाएगा कॉमर्शियल फिशिंग के लिए, अंटार्कटिका में कॉमर्शियल फिशिंग के लिए आपको एक स्पेशल परमिट चाहिए होगा जो कि मिल जाएगा। अंटार्कटिका ट्रीटी की अगर हम बात करें तो ये 1961 में फोर्स में आई है, 12 ओरिजिनल मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया। कौन कौन से मेंबर्स हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर जो कि अब रशिया बन चुका है, एंड यूके एंड यूएस, ठीक है। इन सब ने मिलकर इस ट्रीटी को रेटिफाई किया था। उस टाइम पे 12 ओरिजिनल मेंबर्स थे। ऑब्जेक्टिव था कि अंटार्कटिका को डीमिलिटराइज करें, वहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल ना हो, न्यूक्लियर टेस्ट वहाँ पर ना हो, ठीक है। इसको एक ऐसे जोन बनाना चाहते थे जो कि पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाए, डिस्प्यूट्स यहाँ पर ना हो, ठीक है। अंटार्कटिका की अगर हम बात करते हैं तो ये 5th लार्जेस्ट, सदर्न मोस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट, आइसीएस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसी में है, सूखा भी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आंधी तूफान भी वहीं चल रहे हैं, कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा है, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ भी वहीं पर मिलती है, 5th लार्जेस्ट है। ये कोई कंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, कोई भी इंडिजीनियस की पॉपुलेशन भी नहीं है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसमें सिर्फ साइंटिफिक काम ही होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च ही चलती रहती है। सिर्फ 2% ही इस पूरे कॉन्टिनेंट का एरिया ऐसा है जहाँ पर आइस नहीं है, अदरवाइज तो वहाँ पर आइस ही आइस है, ठीक है। इसमें 90% जो अर्थ की जितना भी आइस है वो 90% वहीं मिलता है, 70% फ्रेश वाटर भी वहीं मिल जाता है। अभी बात करी जाए तो 54 कंट्रीज इसके पार्ट हैं, जो अभी आपके अंटार्कटिक ट्रीटी की हम बात करें, और इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका है। इस सिस्टम की बात करें अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, तो यहाँ पर 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो कि इसको गवर्न करते हैं। एक कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स, वहाँ पर जो सील्स मिलती हैं उनको बचाने के लिए 1972 में ये आया। फिर है अंटार्कटिक मरीन एंड लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है, उसको बचाने के लिए 1980 में ये आया है, इंडिया ने भी इसको रेटिफाई करा है। फिर है प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन द अंटार्कटिक ट्रीटी, जिसको मैड्रिड प्रोटोकॉल बोलते हैं, इंडिया ने भी इसको 1998 में साइन किया, आया ये 1991 में था। अंटार्कटिका की बात करें तो ये जो आपको येलोइश चीज़ दिख रही है, येलोइश जो एरिया दिख रहा है, ये है अंटार्कटिका। साउथ मैग्नेटिक पोल यहाँ दिखता है, यहीं पर साउथ पोल भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर रॉन आइस शेल्फ भी है, रॉस आइस शेल्फ भी देखने को मिल रही है, बेडल सी इधर देखने को मिल रही है, इधर लार्सेन आइस शेल्फ देखने को मिल रहा है। ये अंटार्कटिका सर्कल है, यहीं पर हमारा इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सारे ओशन भी यहीं पर मिल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं तो सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव जो है अभी लिया गया है, तो इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया है। ये यूएस का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉर द 2022 से सप्लाई चेन मिनिस्टीरियल फोरम ऑन कॉपरेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। अच्छा, ये पार्टनरशिप है 18 इकोनॉमीज़ की, इंडिया और यूएस, यूरोपियन यूनियन सब ने मिलकर इसकी पार्टनरशिप को निभाया है। 4 पॉइंट का रोड मैप इसमें बनाया गया है कि कैसे हम कलेक्टिव लॉन्ग टर्म रिजिलियंट सप्लाई चेन को बनाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी सप्लाई जो है वो रुक जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि इकोनॉमी ही ठप हो जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए काम किया गया है। रोड मैप जो है बनाया कब गया, जब यूएस में 2021 में सप्लाई चेन समिट हुई थी, तब ये रोड मैप बनाया गया। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने भी सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसको प्रपोज पहली बार जापान ने किया था, जिससे कि जो चाइना का डोमिनेंस है सप्लाई चेन को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको रोका जा सके।
अब अगर हम बात करते हैं एक टर्म की जो है ग्लोबल सप्लाई चेन्स, तो ये क्या होती हैं? ये वो नेटवर्क्स होते हैं जिससे कि जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ को जो है लिंक कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, जिससे कि आपकी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो सप्लाई होती रहें। अब यहाँ पर जो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इंफॉर्मेशन जो है वो भी फ्लो हो सकती है, प्रोसेस, रिसोर्सेज, उन सब के फ्लो के लिए ये यूज़ हो सकती है। अब ये जो सप्लाई चेन आपकी है, सप्लाई चेन रिसिलियंट इनिशिएटिव, इसके बारे में बात करें तो ये एक अप्रोच है जो कि कंट्री को हेल्प करती है कि डाइवर्सिफाइड सप्लाई रिस्क, जो सप्लाई रिस्क है कि कहीं ऐसा ना हो एक पर्टिकुलर जगह से हमारी जो सप्लाई हो रही है किसी रिसोर्स की वो बंद ना हो जाए, ये उसका जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है। ठीक है, अब मान लो आप सिर्फ एक ये कंट्री है, ठीक है, एक ये कंट्री और एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है। अभी क्या है कि ये कंट्री जो है सिर्फ ऑयल को यहीं से ले रही है, यहीं से हो रही सप्लाई। अब ये इस कंट्री ने अगर मना कर दी कि नहीं हम आपको ऑयल नहीं देंगे, तो ये कंट्री तो बर्बाद हो जाएगी ना, इससे इसको ऑयल नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कहा गया कि नहीं आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से अलग अलग जगह से कुछ कुछ सामान लीजिए, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से। तो अगर इसने मना कर भी दिया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इतनी सारी कंट्रीज से और भी ऑयल ले रहे हैं। यही होता है यहाँ पर सप्लाई चेन रिजिलियंट। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर FDI आए कंट्री में, इंडो पैसिफिक रीजन में FDI आए और इकोनॉमिक पावर हाउस इंडो पैसिफिक रीजन बन जाए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, इसको भी हम देखते हैं। जैसे कि पेरिस क्लब क्रेडिटर नेशंस जो हैं वो प्रपोज कर रहे हैं 10 साल का मोरेटोरियम श्रीलंकन डेब्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में हमने देखा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत चल रही है, तो वो भी अब उन्होंने जो भी कर्ज लिया वो कैसे चुकाएंगे, इसके लिए 10 साल का टाइम और बढ़ाया जा रहा है। पेरिस क्लब क्या है, तो एक इन्फॉर्मल ग्रुप है जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये पैसे को उधार देते हैं। ऑफिशियल क्रेडिटर्स का ये एक इन्फॉर्मल ग्रुप है जिनका रोल ये है कि ये कोऑर्डिनेट और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। अगर कोई भी कंट्री जो है वो डिफ़िकल्टी फेस कर रही है पेमेंट में, तो उसके लिए हेल्प करने के लिए बनाया गया है। 1956 से ये बना है। ठीक है, इसमें 22 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK, USA और जापान भी है। हम इसके मेंबर नहीं हैं, इंडिया मेंबर नहीं है, ये याद रखना है। फिर है लैंशंग मेकोंग कोऑपरेशन, तो म्यांमार ने अपनी पहली मल्टीनेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो हेल्ड की है। ये जो LMC कंट्रीज़ हैं उनकी ये मीटिंग थी। जब से यहाँ पर मिलिट्री coup हुआ है उसके बाद में ये पहली मीटिंग हुई है। ये LMC जो है ये 2016 में बनी थी। राइबेरियन स्टेट जो है मेकोंग रिवर के, लैंशंग और मेकोंग रिवर के आसपास की जो स्टेट्स हैं उनकी ये एक मीटिंग हुई है, उनका ये एक ग्रुप है। ठीक है, जिससे कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर टेंशन जो चलती रहती है उसको ख़त्म करने के लिए ये हुआ है। लैंशंग क्या है, तो ये चाइनीज़ नेम है मेकोंग रिवर का, तो मेकोंग रिवर का ही नाम लैंशंग है, तो कुछ अलग नहीं है। ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत प्लेट्यू से। मेकोंग जो है वो फ्लो करती है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से, और साउथ चाइना सी में इसका पानी जो है वो ड्रेन होता है। फिर बात करें तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की, तो इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल जो हैं वो को चेयर कर रहे हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिससे कि क्या हो कि अकाउंटेबिलिटी जो है क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल विल जो मेंबर स्टेट्स की, जिससे कि वो क्या कर सके, UN सिक्योरिटी रिजोल्यूशन 2589 है उसके प्रोविजंस को ये इम्प्लीमेंट कर सके। अब ये रिजोल्यूशन क्या है, तो ये जो है ये कहता है कि जितने भी वायलेंस के एक्ट हो रहे हैं, जो किलिंग हो रही है, उसको आपको क्या करना है, जो जस्टिस परपेट्रेटर्स की किलिंग हो रही है उसको आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, कुछ मेजर्स लेने हैं इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है कफाला सिस्टम, तो ये क्या है, तो 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कतार में, उन्होंने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनका इन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया था, इसीलिए उनको कंडेम किया गया है। बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे कतर है, ठीक है, कतर को इंक्लूड करते हुए भी कई सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो कफाला सिस्टम को फॉलो करती है। ये एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो डिफाइन करता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और लोकल स्पॉन्सर हैं उनके बीच में क्या रिश्ता होगा। ठीक है, रिलेशनशिप को ये डिफाइन करता है। इसके अंडर लोकल स्पॉन्सर्स जो हैं उनको ऑलमोस्ट टोटल कंट्रोल मिल जाता है माइग्रेंट वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट पर और इमिग्रेशन स्टेटस पर। ठीक है, प्राइमरली ये चीप लेबर डिमांड को मीट करने के लिए होता था, लेकिन अब ये जो है बहुत ही भारी भरकम मात्रा में इसको यूज़ किया जा रहा है और ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है। ठीक है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है क्योंकि उन पर पूरा कंट्रोल तो लोकल जो वहाँ के स्पॉन्सर हैं उनका ही हो जाता है। कैस्पियन समिट की बात करें तो 6th कैस्पियन समिट जो है वो आशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में अभी हुई है। ये समिट हुई थी रशिया, अजरबैजान,
ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बीच में, ठीक है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी को बॉर्डर कर रही हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, और इन्होंने बातचीत क्या की है कि कैस्पियन सी में कैसे हम कॉपरेशन और कर सकते हैं। बस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, ये जो डील हुई है, तो अभी क्या हुआ है कि इसमें जो है रशिया ने भी इस डील में पार्टिसिपेशन रिज्यूम किया है। ये जो डील है ये यूएन टर्की ने ब्रोकर की है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि हुआ ये था कि इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हो गई, भैया वॉर हो गया था, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पूरी दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि ये दोनों जो आपकी कंट्रीज है फूड ग्रेन्स को बहुत ही भारी मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं, बट ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे वीट है, मेज है, सनफ्लावर सीड है, तो यूक्रेन जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को, तो ये जो है नहीं हो पा रही थी एक्सपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए डील हुई है। इंटरनेशनल काउंटर रैंसम वेयर इनिशिएटिव की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा रैंसम वेयर अटैक्स दुनिया भर में होते जा रहे हैं, तो CRI जो है उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। CRI जो है ये इंटरनेशनल काउंटर रैंसम वेयर इनिशिएटिव, ठीक है, ये ग्रुपिंग 36 कंट्रीज़ की, भैया इंडिया भी इसका पार्ट है, यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है, जिनका एम है कि रैंसम वेयर अटैक्स जो है इसको डिस्टर्ब किया जाए, साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इंडिया और लिथुआनिया मिलकर जो है CRI के वर्किंग ग्रुप का भी काम कर रहे हैं, उस पर भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। CRI ने डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल काउंटर रेंसिवियर टास्क फोर्स को भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूसोफोन वर्ल्ड, ये क्या है, तो इंडिया ने इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल को मनाया है गोवा में, ठीक है। इसमें क्या है कि इंडिया का जो कनेक्शन है ल्यूसोफोन वर्ल्ड के साथ में उसको और ज़्यादा डीपन करने की बात की जा रही है। पोर्तुगीज़ रूल जो है बेला गोवा, जो ओल्ड गोवा है, उस पर 1510 में हमने देखा था बीजापुर से इन्होंने गोवा लिया था 1510 में, तब से ये पोर्तुगीज़ रूल कर रहे थे और 1961 में जाकर पोर्तुगीज़ ने ये गोवा हमें दिया था। लूजोफोन वर्ड क्या है, तो ये वो लोग हैं जो कि पोर्तुगीज़ को बोलते हैं, ठीक है। 9 कंट्रीज़ में ऐसे लोग हैं जो कि पोर्तुगीज़ को बोलते हैं, और ये 9 कंट्रीज़ 4 कॉन्टिनेंट पे हमें मिलती हैं। पोर्तुगीज़ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है सदर्न हेमिस्फीयर में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1996 में हुआ क्या, 1996 में जो कम्युनिटी है पोर्तुगीज़ लैंग्वेज कंट्रीज़ की, उसको ल्यूजोफोन कॉमनवेल्थ भी बोला जाने लगा। ये ल्यूजोफोन कॉमनवेल्थ तभी ये बना था। यहाँ पर 9 मेंबर स्टेट्स हैं, 32 एसोसिएट ऑब्जर्वर्स भी हैं, तो इंडिया भी इसकी ऑब्जर्वर है। ये इंडिया और ल्यूजोफोन रिलेशंस क्या है, तो 2014 में गोवा ने 3rd ल्यूजोफोनिया गेम्स को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ल्यूजोफोन वर्ल्ड के एथलीट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 6-fold राइज हुआ इंडिया का ट्रेड इन कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। और इंडिया जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, ये जो पोर्तुगीज़ स्पीकिंग जो मेंबर स्टेट्स हैं, पुर्तगाल के अलावा सबको ये ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करती है हमारी प्यारी इंडिया। नेक्स्ट है साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी, तो अभी जो है ये साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर सेट किया गया है, ठीक है। ये कंजोर्टियम है एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स पार्टनरिंग एक्सपर्ट्स की, जो कि पार्टनर कर रहे हैं साउथ एशियन गवर्नमेंट से, जिससे कि हम सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट को इनेबल कर सके साउथ एशिया रीजन में। अब बात करें ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, ठीक है, तो इंडिया जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI की को चेयर करेगा फ्रांस से, उसने ये चेयर को टेक ओवर किया है। 2020 में ये लॉन्च हुआ। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जो कि बात करता है किस तरीके से हम AI को यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, फंडामेंटल फ्रीडम्स को बचाने के लिए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को शेयर करने के लिए। अलियांस जो है वो क्यों बनाया गया है, जिससे कि जो थ्योरी और प्रैक्टिस है उसको एक साथ लाया जा सके। अभी बात करें तो 25 इसके मेंबर्स हैं, जिसमें US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी भी है। इंडिया ने इसको 2020 में ज्वाइन किया था। इसका सेक्रेटेरिएट की बात करें तो OECD में इसका सेक्रेटेरिएट है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड की बात करें तो अभी नई जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। इंटरनेशनली ये यूज़ हो सकता है। फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है अलग अलग कंट्रीज़ करेंगी, इंडिया भी इसमें कमिटमेंट करेगी। इसको होस्ट वर्ल्ड बैंक ने किया है, टेक्निकल सपोर्ट WHO का रहेगा। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देगा, जिससे कि हम PPR कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर सकें। क्रिटिकल गैप्स जो है उसको एड्रेस किया जाएगा, साथ ही साथ हमारी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा कि जो भी अगर अगली बार कोई भी ऐसा पेंडेमिक आए तो हम उससे लड़ सकें अच्छे से। टू अफ्रीका पल्स की अगर हम बात करें तो जो फेसबुक पेरेंट मेटा है, ठीक है, वो पार्टनरशिप कर रहा है भारती एयरटेल के साथ में, जिससे कि हम टू अफ्रीका पल्स को इंडिया में एक्सपेंड कर सकें। अब ये पल्स क्या है, मोती नहीं है, ये सबसी केबल सिस्टम है, वर्ल्ड का
लॉन्गेस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सबसी केबल सिस्टम है जो कि अल्टीमेटली एशिया, अफ्रीका, यूरोप को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये पूरा हो जाएगा तब ये कनेक्टिविटी लगभग 3 बिलियन लोगों को प्रोवाइड करेगा। आर्टिक रीजन की बात करें तो इंडिया का जो स्टेटस है ग्रेट आर्टिक पावर के रूप में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए रशिया ने 2 न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर्स को लॉन्च किया है सेंट पीटर्सबर्ग में। न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स जो हैं ये न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करते हैं जिससे मोमेंटम को जनरेट करें और जो है आइस पर एक वो को पुश करते हैं जिससे कि आइस जो है वो टूट जाती है। अभी बात करें तो रशिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स को बना पाई है पूरी दुनिया भर में। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि नदन सी रूट है उसको क्लियर किया जाएगा स्यूज कनाल के मुताबिक। ये जो नया रूट बन जाएगा अगर, तो क्या होगा कि ट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो हमारा ट्रेड का टाइम है वो भी कम लगेगा। आर्टिक जो है वो की है रशिया का एम का, जिससे 20% शेयर है ग्लोबल LNG मार्केट में। जो है रशिया 20% शेयर चाहता है 2035 तक, तो इसमें ये जो आर्टिक है इसका यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिक काउंसिल की, तो ये एक लीडिंग गवर्नमेंटल फोरम है जो कि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहता है आर्टिक स्टेट्स के बीच में, आर्टिक इंडिजिनियस पीपल्स के बीच में और आर्टिक इनहेबिटेंट्स के बीच में, जो कि कॉमन आर्टिक इशूज है उस पर। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर ट्रोम्सो में है जो कि नॉर्वे में है। 1996 में ये एस्टैब्लिश हुआ है। अब आपका काम और बढ़ गया है। काम ये बढ़ गया है कि अभी क्या है कि मैंने आपको कल ही बताया था कई सारे डेक्लेरेशन, कल तो बहुत सारे डेक्लेरेशन थे कल के सेशन में, उनको आई होप आपने आज तक याद कर लिया होगा। अब आपको यहाँ पर एक डेक्लेरेशन और बढ़ गया है, वो है ओटावा डेक्लेरेशन। तो आपको याद रखना है ओटावा डेक्लेरेशन जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो आर्कटिक काउंसिल है ये ओटावा डेक्लेरेशन से ही बनी है। ठीक है, यहाँ पर मेंबर कौन कौन है, तो यूएस, रशिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन इसके मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं बल्कि ऑब्जर्वर है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो कि अभी न्यूज़ में थी, तो हम इसको पढ़ेंगे। चलो जी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, यूएस की बात करें तो इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, वज्र प्रहार होता है। आपको याद क्या करना है कि कौन सी कंट्री के बीच में कौन सी ये एक्सरसाइज होती है। शक्ति, वरुण और गरुड़ ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। डेजर्ट वॉरियर होता है इंडियन इजिप्ट के बीच में। अल नाजा और नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच में होता है। मित्र शक्ति एंड ऑपरेशन सागर आराक्ष जो है ये इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है। लैमित्य इंडिया और सीशल्स के बीच में है। उदार शक्ति हरिमो शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच में होती है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। काजिंद 21 इंडिया कजाकिस्तान के बीच में होती है। कॉर्पेट बोंगो सागर भैया बांग्लादेश के साथ में होती है इंडिया की। जाइमैक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया और जापान के साथ में होती है। बिनमैक्स पैसेक्स इंडिया और वियतनाम के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। सिमैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसी इंडेक्स, इंडो पैसिफिक एंडेवर, ऑस्ट्रा हिंद होती है। समुद्र शक्ति कॉर्पेट गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि गरुड़ जो है सिर्फ गरुड़ जो है वो फ्रांस के साथ में होती है इंडिया की, और गरुड़ शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। कॉर्पेट और मैत्री जो है वो थाईलैंड के साथ में होती है। अब इसको और हम डिटेल में देखते हैं। तो अभी हम बात करें इंडिया और एशियन कंट्रीज़, ठीक है, इनके बीच में समन्वय एक्सरसाइज होती है। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया ये तीनों कंट्री मिलकर IMT ट्राइलेट करती हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मिलकर इप्समार करती है। ठीक है, अच्छा जी, ऐसी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट करता है, तो ककाडू 22 एंड पिच ब्लैक इस पर ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है, इंडिया पार्ट करता है। कोबरा गोल्ड जो है इसमें थाईलैंड होस्ट करता है और इसमें इंडिया पार्ट लेता है। इसी के साथ में हमारी जो किटनी 365 है इंटरनेशनल रिलेशंस की वो होती है ख़त्म। ठीक है, वो हमने यहाँ पर द एंड की है। बहुत सारे हमने 6 पार्ट्स इसमें कंप्लीट किए हैं। पूरे वर्ल्ड टूर पे हम गए थे, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़े थे और बच्चे कुछ आज हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं। आई होप आपने एंजॉय की होगी ये पूरी की पूरी जर्नी PT 365 इंटरनेशनल रिलेशंस की। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज़ को कल से। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी, आपने इसको एंजॉय किया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आए और आप उसको देखकर खुद को और अपडेट बनाएं, और ये जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पर आपका भी फ़ोटो लग सके।